आइए अब देखते हैं हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, उन्होंने 3 नियम बताए। लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम। ये दोनों उन्होंने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आए हैं, जैसा कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड को देखा है। और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इनमें से आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम ये कैसे निकल के आया, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेंडल ने देखा क्या कि जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लाल रंग का फूल लिया और एक सफेद रंग का फूल लिया, ये प्योर लाइन वैरायटी या जिसे हम होमोजाइगस पेरेंट्स इन्होंने लिया। आप जानते हो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की है कि मेंडल ने 3 चीजें लिया था या सस्ती की बात किया था। यानी सबसे पहले हम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स करते हैं और होमोजाइगस पेरेंट्स होते हैं। दूसरा काम हम करते क्या है, होमोजाइगस पेरेंट्स का क्रॉस कराते हैं, और जब क्रॉस हो जाता है फिर तीसरा काम हम क्या कराते हैं, जो प्रोजनी होते हैं उसमें हम सेल्फिंग कराते हैं। ये 3 स्टेप मेंडल के प्रयोग में है। इन्होंने देखा क्या कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा रहे थे, जैसे एक लाल रंग का फूल है और एक सफेद रंग का फूल है और ये प्योर लाइन वैराइटीज है, तो जैसे इसका हम कैपिटल आर ले रहे हैं और इसका स्मॉल आर ले रहे हैं, जैसा कि आप जानते हो इस बात को। तो इसके जब गैमेट बनेंगे तो आप जानते हो कि गैमेट जो है 50% आते हैं, क्योंकि जब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है और उसके गैमेट जो बनते हैं वो हैप्लॉयड हो जाते हैं, तो ये गैमेट बन गए आर। इसी तरह से इसका जो सफेद रंग का पुष्प है, इसके गैमेट बन गए आर। और ये कैरेक्टर ऐसा नहीं, मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिए थे उनमें से किसी भी कैरेक्टर को हम ले लें, चाहे लंबाई को ले लें, चाहे पार्ट का शेप ले लें, पार्ट का कलर ले लें, सीड का शेप ले लें या सीड के कलर को ले लें, या हम फ्लावर के पोजीशन को ले लें, तो हर किसी भी कैरेक्टर को हम लेंगे तो सेम रिजल्ट आएंगे। आइए देखते हैं। तो इन्होंने जब क्रॉस करके देखा इसको, 1 जीन इनहेरिटेंस की जब बात किया या मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके देखा, तो ये इस तरह हमारे गैमेट बन गए। अब हम जानते हैं कि जब ये गैमेट आपस में पुनः जब फ्यूज करते हैं तो होता क्या है, ये पहली जो हमारी पीढ़ी बनती है, पहली संतति या फर्स्ट फिलियल जनरेशन जिसको कहते हैं, जब ये बनती है तो इन्होंने देखा क्या कि सब के सब, ये सभी के सभी पुष्प थे, कैसे थे, ऑल रेड थे। ये बात। फिर इन्होंने देखा क्या कि जब ये जो पहली पीढ़ी की संततियां हैं उनमें जब सेल्फिंग कराया, यानी पुनः जो है सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया इन्होंने संपन्न कराई, तो देखिए क्या फिनोटिपिकली रेशियो निकल के आ रहे हैं। यहाँ देखिए कैपिटल आर, यानी 3 तरह की चीजें हमको यहाँ निकल के, यानी हम देख क्या रहे हैं कि कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये फिनोटिपिकली जो है 3 दिख रही है। यानी 3 हमको क्या दिख रहे हैं, ये रेड, यानी देख रहे हैं यहाँ भी लाल है, यहाँ भी लाल है, यहाँ भी लाल है, यानी फिनोटिपिक PR रेशियो जो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 3 संबंध 1 का अनुपाती। यानी देखा क्या कि 3 लंबे इसमें निकल के आ रहे हैं और एक, या यूं कहें कि यहाँ हम लाल देख रहे हैं, लंबाई का लेंगे तो लंबे निकल के आएंगे, 3 लाल दिख रहे हैं और एक जो है सफेद दिख रहा है। तो इससे इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। इन्होंने ये देखा कि पहली पीढ़ी के अंदर जो इतनी भी प्लांट आए वो किसी एक पेरेंट से बिल्कुल रिजेंबल कर रहे हैं फिनोटिपिकली, यानी बाह्य रूप से देखने पे एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे देखो यहाँ भी लाल है, इसका एक पेरेंट यहाँ लाल है। फिनोटिपिकली, जीनोटिपिकली तो ये हेट्रोजाइगस है और ये होमोजाइगस है, वो अलग चीज है, लेकिन फिनो बाह्य रूप से देखने पे किसी एक पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है। अच्छा, फिर इन्होंने क्या देखा कि जब इसको सेल्फिंग कराया तो जो F2 पीढ़ी के रिजल्ट आए, यह रिजल्ट किसके हैं भाई, F2 पीढ़ी के हैं। तो F2 यानी सेकंड फिलियल जनरेशन में इन्होंने देखा कि पुनः जो है यानी लाल भी आए और सफेद भी आए। तो यानी इससे इनके समझ में आया कि कोई न कोई बात है जो ये आपस में मिक्स नहीं कर रहे हैं या एक प्रभावी हो रहा है।
और ये मिक्स भी नहीं कर रहे हैं। इसी के आधार पर इन्होंने जो निष्कर्ष निकाले उसी को कहा गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी कहने का मतलब ये इन्होंने बताया कि माता पिता से संतान में कुछ गुण जा रहे हैं, कुछ तो जा रहा है, जिसे मेंडल ने नाम दिया। उस समय जीन की बात नहीं चली थी, जीन की खोज नहीं हुई थी। आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के उस समय विकास नहीं हुआ था और क्रोमोजोम के बारे में काफ़ी जीन के बारे में पता नहीं था। लेकिन फिर भी कितना ब्रॉड माइंडेड ये थे कि इन्होंने इससे ही निष्कर्ष निकाल लिया, कहा कि कुछ तो है जो माता पिता के कैरेक्टर को संतान में ले जाता है। उस कैरेक्टर को उन्होंने फैक्टर कहा। दूसरी बात, यानी माता पिता के लक्षण है। दूसरी बात ये कहा कि जो फैक्टर है ये निश्चित रूप से जोड़ा में है, पेयर में है। मतलब फैक्टर जो है पेयर में है। जैसे माँ बाप के कैरेक्टर जो है संतान में जा रहे हैं, उसे उन्होंने फैक्टर कहा। और वो फैक्टर को क्या कहा? जैसे ये देख रहे हैं कि जोड़ा में है, ये पेयर में है, एक ये है, एक है। तो यानी कोई कैरेक्टर यानी कोई ट्रेड्स किसके माध्यम से गवर्न हो रहा है, उसको उन्होंने फैक्टर कहा। और कहा कि ये फैक्टर जो है जोड़ा में होते हैं। और यह भी कहा कि ये फैक्टर जो है मिक्स नहीं होते हैं। इसे भी हम लोग समझेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, आपस में मिक्स नहीं होते हैं। अगर मिक्स हो जाते हैं, इससे निष्कर्ष निकला, अगर मिक्स हो जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि लाल और सफेद पुनः निकल करके सेकंड पीढ़ी में ना आते। सेकंड पीढ़ी में लाल भी आना और सफेद भी आना, इसका मतलब ये है कि मिक्स नहीं हो रहे हैं, अपने कैरेक्टर को ये बनाए रखे हुए हैं। तो इस तरह से यह प्रभाविता का नियम है। और प्रभाविता में इन्होंने क्लियर कर दिया कि यानी ट्रेट इज कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड एज फैक्टर। यानी कोई कैरेक्टर जो है जिसके माध्यम से, यानी कोई कैरेक्टर किसके माध्यम से गवर्न होता है, उसको उन्होंने फैक्टर कहा। और ये कहा कि फैक्टर हमेशा जोड़े में होते हैं। और यह भी कहा कि अगर ये फैक्टर डिसिमिलर हुए, जैसे मान लीजिए हमारा क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है और इस पे एक हमारी जीन लगी हुई है, यहाँ एक जीन लगी हुई है, तो ये हो सकता है कि कैपिटल टी दोनों पे हो भाई। हो सकता है कि दोनों पे स्मॉल टी हो, या यह भी हो सकता है कि एक पे टी हो और एक पे स्मॉल टी हो, या एक पे कैपिटल आर हो, एक पे स्मॉल आर हो, ये भी हो सकता है। यानी डिसिमिलर फैक्टर है। हाँ, यह भी कहा कि अगर ये डिसिमिलर हुए और एक साथ आए तो इसमें से एक कैरेक्टर जो है दब जाता है, यानी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और दूसरा कैरेक्टर मतलब रिसेसिव हो जाता है, यानी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और रिसेसिव हो जाता है, और एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को दबा देता है, उसे हम डोमिनेटिंग कैरेक्टर कहते हैं। यानी जो कैरेक्टर दो पेयर में आ रहे हैं, ये अगर एक उसको दबा दे रहा है, यानी एक्सप्रेशन नहीं होने दे रहा है, तो जो दबा रहा है उसको डोमिनेटिंग फैक्टर, और जो जो दब जा रहा है उसे हम रिसेसिव फैक्टर कहते हैं। तो यही है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब जब हम दो विरोधी लक्षणों को आपस में क्रॉस कराते हैं तो एक जो है प्रभावी होता है, यानी पहली पीढ़ी में एक प्रभावी होता है और दूसरे को एक्सप्रेस नहीं होने देता है। इसलिए इसको हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। और प्रभाविता का नियम यह क्लियर कर दे रहा है कि यानी फिनोटिपिक रेशियो हमारा 3 संबंध है, 1 का आ रहा है। यह भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकल के आ रहा है। अगर आपको दिखा रहा है कि फिनोटिपिक रेशियो अगर 3 संबंध 1 है तो वो किस लॉ के ऊपर है, तो आप लॉ ऑफ डोमिनेंस कहेंगे। अगर आप ये पूछ रहा है कि एक जो है कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, एक एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो वो कौन सा नियम है, वह भी है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसे हम यानी जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पे अलग होगी। जीनोटिपिकली हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 यानी 1 यहाँ आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 संबंध है, 2 संबंध है, 1 का अनुपात अगर आ रहा है तो वो किस नियम को फॉलो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी एक प्रभावी हो जा रहा है कि रिसेसिव हो जा रहा है, तो कौन सा है वो, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये है लॉ ऑफ